नमस्कार दोस्तों। तो आज हम जो है अपना नया सेशन स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पॉलिटिकल साइंस है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। करंट पॉलिटिक्स से स्टार्ट करेंगे हम, जो करंट हमारा पॉलिटिकल साइंस का फेज चल रहा है। ठीक है, विजन का जो अपना है नवंबर मंथ का ये जो है मैगजीन है। ठीक है, अभी तक हिंदी में नवंबर मंथ का ही है, दिसंबर मंथ का जैसे ही आएगा उसको खत्म करेंगे। पहले हम लोग नवंबर मंथ का खत्म कर लेते हैं। ठीक है, एक एक टॉपिक को एक एक दिन में दो एक एक टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, आराम से एक एक चीज़ को समझेंगे फिर दिवस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सुर्खियों में क्यों है? भारत में अंतर्राज्यीय सीमा विवाद सुर्खियों में क्यों है? ठीक है, यानी इंटर स्टेट बॉर्डर डिस्प्यूट इन इंडिया। ठीक है, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में सीमा का जो विवाद चल रहा है उस पर पहला लेक्चर अपना जो है रहेगा। ठीक है, सुर्खियों में है क्यों? पहली बात तो हाल ही में असम और मेघालय सरकार ने, कौन कौन सी सरकारों ने, पहली सरकार कौन सी है? असम है, दूसरी कौन सी है? मेघालय है। ठीक है, इनके बीच में क्या हुआ है भैया? 6 क्षेत्रों में, कम से कम 6 क्षेत्रों में काफ़ी समय से लंबित अंतर्राज्यीय सीमा विवादों को निपटाने हेतु सहमति व्यक्त की गई है। बात समझ रहे हैं आप? कौन कौन से दो राज्य? असम और मेघालय। ठीक है, इनके बीच में क्या था? कॉन्फ्लिक्ट था, किसके लिए? सीमा विवाद के लिए। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट था। अब इस बॉर्डर डिस्प्यूट में 6 क्षेत्र थे। इन 6 क्षेत्रों के लिए बहुत समय, लंबे समय से चल रहा था सीमा विवाद। अभी हाल ही में इन दोनों ने 6 क्षेत्रों में सहमति बना ली कि भैया हम लोग यहाँ पर जो है क्या करेंगे, सहमति से काम चलाएंगे, हम लोग डिस्प्यूट नहीं रखेंगे। ठीक है, इसके अलावा अन्य संबंधित तथ्यों की अगर बात किया जाए तो कुछ हम लोग इसमें मेजर पॉइंट्स याद करने के लिए फैक्ट जो हमारे रहेंगे। मेघालय का गठन असम को ही तोड़ कर किया गया था, असम को ही विभाजित करके किया गया था। कब? 1972 में। 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। कब? 1972 में। इससे पहले असम का हिस्सा हुआ करता था। ठीक है, यानी 1972 में पूर्ण राज्य का दर्जा मिला किसको? मेघालय को। ठीक है, मेघालय को कब मिला? 1972 में। इसके बाद हम लोग बात करें, दोनों राज्यों के बीच 884 किलोमीटर, कितना भैया? 884 किलोमीटर से अधिक सीमा है। ठीक है, इस पर 12 जगहों पर क्या है? विवाद है। 12 बिंदु ऐसे हैं जहां पर इनका विवाद चल रहा है कि ये क्षेत्र हमारे हिस्से में आएगा, असम वाले कह रहे हमारे हिस्से का है, मेघालय वाले कह रहे हमारे हिस्से का है। ठीक है, 12 विवादित क्षेत्र बिंदु विद्यमान है। इसमें से 6 पर इन्होंने सहमति बना ली है, 12 में से। ठीक है, इसमें मुख्यतः पहला कौन सा है? कामरूप। कौन सा? कामरूप, जो असम का एक महानगर है, इसका जो क्षेत्र है उस पर विवाद है। दूसरा हैलाकांडी। कौन सा? कामरूप और हैलाकांडी। हैलाकांडी के 2 जिले हैं। जो हैलाकांडी का जिला कौन सा है भैया? बोको लैंगपी है। ये क्षेत्र हैं कौन कौन से? बोको लैंगपी है, ये 2 क्षेत्र हैं। ठीक है, कामरूप नगर और हैलाकांडी जिलों में लैंगपी और बोको आदि क्षेत्र शामिल हैं। ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है अपना क्या है, ये पूरा मेघालय का मैप आपको दिख रहा है पूरा। ठीक है, ये मेघालय का मैप दिख रहा है। यहाँ पर ये बोको है और यहाँ पर ये क्या है? ये है तुम्हारा क्या? ये हमारा जो है ये है लैंगपी है। क्या है? लैंगपी है। ठीक है, बोको और लैंगपी के लिए लफड़ा चल रहा है। ठीक है, इसके बाद इस विवाद की उत्पत्ति मेघालय सरकार द्वारा 1969 में असम पुनर्गठन मेघालय अधिनियम को अस्वीकार करने से मानी जाती है। कब से स्टार्ट हुआ था ये सब लफड़ा? 1969 से। 1969 में जब क्या होना था, 1969 में एक बिल आया था जिसमें असम पुनर्गठन हो रहा था। असम का पुनर्गठन हो रहा था कब? 1969 में। ठीक है, उसके लिए एक एक्ट लाया गया। इस एक्ट को मेघालय सरकार ने मानने से मना कर दिया, तभी से भैया यह विवाद उत्पन्न हो गया। ठीक है, हालिया निर्णय दोनों राज्यों द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या किया गया? दोनों राज्यों को बुलाया गया, दोनों राज्यों की एक क्षेत्रीय समिति बनवाई गई। इन क्षेत्रीय समितियों ने मिलकर जो है क्या किया भैया? समझौते पर इन्होंने हस्ताक्षर किए, समाधान प्रस्तुत किए। ठीक है, अब ये 6 जगह पर डिस्प्यूट समाप्त हुए, मतलब इस प्रकार से समाप्त होंगे। भारतीय प्रशासनिक प्रभाग और इसके अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। अब इसके अलावा क्या होता है, कैसे होता? सीमा विवाद क्या है भैया? ये हमारा है क्या सीमा विवाद? वो भी अंतर्राज्यीय है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं है, ध्यान रखना। एक राज्य है पूरे भारत के अंदर ही, लेकिन अंतर्राज्यीय, एक राज्य से दूसरे राज्य का सीमा विवाद। विश्व की सबसे प्राचीनतम और सबसे बड़ी सभ्यताओं में से एक वर्तमान भारतीय संघ का गठन 550 से अधिक रियासतों और ब्रिटिश क्षेत्रों को विलय करके बनाया गया था। भैया भारत बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, बहुत सारी क्या थी? देसी रियासतें थी। इसके अलावा 11 हमारे ब्रिटिश राज्य हुआ करते थे। इन सबको मिलाकर सरदार पटेल ने क्या किया? एक भारत निर्माण का जो सपना देखा उसको पूरा किया। ठीक है, अब इतनी छोटी छोटी रियासतों को मिलाया था तो भैया धीरे धीरे क्या हुआ? वर्ष 1953 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब आयोग बनाया गया, कमीशन बनाई गई, कब? 1953 में।
राज्यों को पुनर्गठन करने के लिए, कहानी आपको बता दें, एक पुट्टी श्री रामुलु थे, उन्होंने जो है भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को अलग राज्य बनाने की मांग सर्वप्रथम की थी। हाँ, अब वो बहुत लंबे समय से मांग चली आ रही थी, लेकिन और कांग्रेस भी उसका समर्थन करती थी, लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे पास तत्कालीन समय में इतने जो है हमारे पास क्या संसाधन नहीं थे कि हम लोग हर राज्य को भाषा के आधार पर बांट सकें। क्यों? क्योंकि भारत में बहुत प्रकार की भाषाएं बोली जाती है। अगर उतने राज्य बांट दिए जाते तो भारत क्या होता, छोटे छोटे राज्यों में बढ़ जाता, उसके बाद उनको संभालना मुश्किल हो जाता। इसीलिए भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग को अस्वीकार किया जा रहा था। लेकिन भैया यहाँ के एक जो क्या थे, गांधीवादी नेता थे, जिनका नाम क्या था, पुट्टी श्री रामुलु। क्या नाम था? पुट्टी श्री रामुलु। अब जो पुट्टी श्री रामुलु थे ये गांधीवादी थे। इन्होंने भैया अनशन शुरू कर दिया, कहा कि भैया हमको तो चाहिए अलग राज्य। अब इनको अलग राज्य चाहिए था, ये अनशन कर दिए और भूख हड़ताल पे बैठ गए। भूख हड़ताल पे बैठ गए भैया, इनका क्या हुआ भैया, इनका भूख हड़ताल के बाद ही क्या हो गया, देहांत हो गया। अब जैसे इनका देहांत हुआ भैया, मामला गंभीर हो गया, क्योंकि आज़ाद तुरंत हुए थे हम लोग। 1953 में ही क्या हुआ, देहांत हो गया पुट्टी श्री रामुलु का, अनशन के बाद भूख हड़ताल के कारण। अब भैया इन्होंने क्या किया, फटाक से क्या किया, 1953 में ही राज्यों के पुनर्गठन के लिए आयोग बनाया। 1953 में भाषा के आधार पर पहला राज्य हमारा क्या बन गया, आंध्र प्रदेश बन गया 1953 में ही। ठीक है, अब आयोग जो बना इसने अपनी रिपोर्ट दी 1955 में। 1955 के बाद राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। क्या? राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। कब? 1956 में। उसके आधार पर क्या किया गया, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया पूरे देश को। कितने में? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। कब? 1956 में। 53 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। ठीक है, 55 में इसने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। ठीक है, इसके बाद वर्तमान में परवर्ती पुनर्गठन के माध्यम से भारत में प्रशासनिक प्रभागों की संख्या कितनी हो गई है? अब 14 और 6 से बढ़कर कितने हो गए? 28। 8 राज्य इस समय कितने हैं टोटल? अगर स्टेट पूछा जाए तो कितने हैं? 28 स्टेट हैं। अगर पूछा जाए यूटीज कितने हैं तो 8 भैया अपने क्या है, अब यूटीज हैं इस समय। ठीक है, अब भैया ऐसा विभाजन जब हुआ 14 से 28 हो गए, 6 से 8 हो गए, तो बिना खंडित हुए तो इतने नहीं बने हैं भाई। खंडन हुआ है तभी तो बने। एक राज्य से दूसरे राज्य की सीमाओं का खंडन किया गया ना, तो भैया ये तो हुआ ही है। वर्ष 1963 में क्या हुआ, इसे भैया इसी क्रम में 1963 में क्या हुआ, नागालैंड के गठन के समय भैया असम राज्य के पुनर्गठन में असम मेघालय विवाद पहली बार पैदा हुआ। कब? 1963 में क्या हुआ, असम को तोड़कर भैया उसी से क्या निकाला गया, नागालैंड अलग किया गया। अब नागालैंड को जब अलग किया गया 1963 में, तब भैया असम और मेघालय का विवाद वहीं पर पैदा हो गया। और सिर्फ असम और मेघालय का विवाद नहीं पैदा हुआ, उसके साथ 4 सीमाओं में विवाद पैदा हो गया। कौन कौन सा भैया? पहला तो असम का चला, किससे? मेघालय से तो चला ही चला। इसके अलावा असम का नागालैंड से भी, असम का मिजोरम से भी, असम का अरुणाचल से भी। अगर आप असम की सीमा देखें तो ये अपना असम है। ठीक है, ये वाला जो ये दिख रहा है, ये वाला, ये बीच का जितना हिस्सा है ये असम है। अब इसके इधर भैया ये अरुणाचल प्रदेश, ऊपर वाला ये अरुणाचल प्रदेश से सीमा विवाद हो गया। ठीक है, वैसे ये मेघालय से सीमा विवाद हो गया। ये मिजोरम से सीमा विवाद हो गया। ठीक है, और ये भैया नागालैंड से भी सीमा विवाद हो गया। अगर इस मैप को हम लोग देखें तो मतलब ये हमारा जो है ऐसा कुछ दिखेगा हमको। ठीक है, ये ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये मेघालय देख लो। ठीक है, अब देखो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, बात करें अगर, ये वाला हमारा पोर्शन कौन सा है? अरुणाचल वाला है। ठीक, यहाँ तक मान लो ये अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल के तुरंत बाद यहाँ पर जो खत्म होगा, ये अरुणाचल प्रदेश खत्म हुआ, तुरंत हमारा क्या स्टार्ट हो गया भैया, ये हमारा हो गया क्या, नागा, फिर मणि, फिर मिजो। ठीक है, ये हमारे राज्य क्रम से इसे पढ़ते हैं। कौन कौन सा? पहला अरुणाचल प्रदेश पड़ेगा, फिर नागालैंड पड़ेगा, फिर मणिपुर पड़ेगा, फिर मिजोरम पड़ेगा। अब नागालैंड को अगर छोड़ दिया जाए तो भैया इनका लफड़ा देखो, असम का लफड़ा किससे किससे है? ये हमारा मेघालय है। ठीक है, असम, ये वाला जो पोर्शन बचा खाली वाले दिख रहा है, ये वाला असम है। अब इस असम का लफड़ा इससे भी है। देखो, इस असम का लफड़ा अरुणाचल प्रदेश से भी है। ये असम का लफड़ा जो है किससे है? मणिपुर से भी है। ये असम का लफड़ा मिजोरम से भी है। असम का लफड़ा मेघालय से भी है। ये चारों राज्यों से लफड़ा, सिर्फ किससे नहीं है? नागालैंड से लफड़ा नहीं है। मणिपुर से लफड़ा नहीं है। मणि उनके पास है, उनसे लफड़ा नहीं है। ठीक है, बाकी सबसे लफड़ा हो गया। किससे किससे हो गया? अरुणाचल से भी हो गया, नागालैंड से भी हो गया, मिजोरम से भी हो गया, मेघालय से भी हो गया। बात समझ में आई? सिर्फ मणिपुर को छोड़कर बाकी 4 राज्य जितने भी टच करते हैं सबसे असम का लफड़ा होगा, क्योंकि असम ही पहले एक बड़ा प्रांत था, उसी से टूट कर सब बने हैं ये। ठीक है, बात किया जाए अगर
तो भैया नागालैंड की उत्पत्ति के समय मेघालय से विवाद हुआ, नागालैंड से तो विवाद हुआ क्योंकि नागा पहाड़ियों और उत्तरी कछार और नगांव जिला जो है ये नागा बहुल क्षेत्र है। 1866 में ब्रिटिश अधिसूचना के तहत नागा क्षेत्र का हिस्सा था, लेकिन अब ये असम के अंदर आता है, इसीलिए भैया ये लफड़ा है। दूसरी बात, असम मिजोरम का विवाद क्या है? दक्षिणी असम की बराक घाटी जो है, लुसाई पहाड़ियां जो हैं, 1875 और 1933 में 2 बार जो है क्या किया, ब्रिटिश ने इनको अधिसूचित किया। 1875 में ये दिखाई गई थी मिजोरम के क्षेत्र में, 1933 में दिखा दी गई असम के क्षेत्र में। अब भैया ये वर्तमान में असम के क्षेत्र में है, लेकिन मेघालय वाले क्या मिजोरम वाले क्या कह रहे हैं कि तुम जो है 1875 के आधार पर सीमा मानो, पुरानी वाली सीमा मानो, तुम 1933 वाली मानो ही ना, ठीक है। इसलिए लफड़ा एक पैदा, सब अंग्रेजों की धारा है। इसके अलावा असम और अरुणाचल प्रदेश सीमा के मैदानी इलाकों में वन क्षेत्रों के संदर्भ में भी विवाद हो गया, क्योंकि असम और अरुणाचल क्या है, अरुणाचल जो हमारा ये टॉप वाला पोर्शन है, ये वाला अरुणाचल है, इसमें क्या है, पूरा वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र होने के कारण वनों का विवाद किससे हो गया, असम और अरुणाचल के बीच में। इसके अलावा और भी भारत में कई सारे सक्रिय विवाद हैं, ये हमारे नॉर्थ ईस्ट का विवाद है पूरा। नॉर्थ ईस्ट में हमने कौन कौन से राज्य का बता दिया, देखो एक तरफ असम तो पहले लिख ही लो, यानी सारा विवाद है किसके साथ, असम के साथ। असम का विवाद किसके साथ में, पहला अरुणाचल प्रदेश के साथ में है, दूसरा किसके साथ में है, मेघालय के साथ में है, तीसरा किसके साथ में है, नागालैंड के साथ में है, चौथा किसके साथ में है, मिजो के साथ में है, यानी मिजोरम के साथ में है, सिर्फ किसके साथ में नहीं है, मणिपुर के साथ में नहीं है, ठीक है। बात समझ में आई, ये बात भैया मन में बैठा लो अपनी। इसके बाद हम लोग बात कर लें और कुछ विवाद जो भारत में चल रहे हैं इस समय, ठीक है। तत्कालीन समय में सक्रिय भी कुछ हैं, कुछ इनएक्टिव भी हो गए हैं, ठीक है। कुछ एक्टिव हैं, कुछ निष्क्रिय हो चुके हैं। एक्टिव में अगर बात किया जाए तो पंचकुला के समीप में, पंचकुला वाला जो हिस्सा है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के बीच में विवाद का हिस्सा बना हुआ है, ठीक है। पंचकुला के समीप एक क्षेत्र है परवाड़ू क्षेत्र, ये परवाड़ू क्षेत्र जो है हरियाणा हिमाचल प्रदेश में लड़ाई करवा रहा है। बेलगाम एक जगह है भैया जो वैसे है कर्नाटक के अधीन आती, कर्नाटक का हिस्सा है बेलगाम, लेकिन भैया क्या है, बेलगाम जो जिला है, बेलगाम एक जिला है जो क्या है, कर्नाटक का हिस्सा है, लेकिन इसमें बोलने वाले मराठी रहते हैं और भाषा के आधार पर बंटवारा हुआ था कर्नाटक और किसका, महाराष्ट्र का। बात समझो, मतलब गुजरात महाराष्ट्र का बंटवारा हुआ था, लेकिन बेलगाम जो है भैया ये कर्नाटक के क्षेत्र में आता है, लेकिन ये बोलते क्या है, मराठी। तो इनकी डिमांड रहती है कि हमको महाराष्ट्र भेज दो। अब यहीं पे समस्या हो जाती है, तो ये भैया हमारा क्या है, बेलगाम वाले जिले से लफड़ा किसके बीच में हो गया, महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच में हो गया। अब भैया अगर बात किया जाए ऐसे कुछ और सक्रिय की बात कर लिया जाए, एक और सक्रिय है भैया सचरू, हिमाचल प्रदेश और लेह लद्दाख के बीच में, यानी हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में लेह और मनाली राजमार्ग के साथ भैया एक सरचू नाम का जगह है, क्या है, सरचू हिमाचल और लद्दाख के बीच में लफड़े का कारण है। ऐसे कुछ निष्क्रिय विवाद हैं, जैसे उड़ीसा और पश्चिम बंगाल विवाद के अतीत में मुख्य भूमि की सीमाओं और बंगाल की खाड़ी में कनिका सैंड द्वीप, कौन सा द्वीप, कनिका सैंड द्वीप, जो अब शांत है ये मुद्दा, लेकिन ये मुद्दा जो है पहले बना हुआ था। चंडीगढ़ पर हरियाणा पंजाब विवाद, हरियाणा कह रहा है चंडीगढ़ हमारा, पंजाब कह रहा है हमारा, हालांकि अब तो चंडीगढ़ खुद स्वतंत्र हो गया, अलग हो गया, स्वायत्त हो गया, यूटीज मान लिया गया। केरल के कसोरगढ़ के संबंधित कर्नाटक केरल विवाद, कसोरगढ़ में कर्नाटक और केरल का विवाद है, क्योंकि यहाँ बहुत संख्यक आज़ादी क्या बोलती है, कन्नड़ बोलती है, लेकिन है ये आता केरल के क्षेत्र में। केरल का जिला है कासरगढ़, ठीक है, कासरगोड, लेकिन यहाँ के लोग बोलते क्या है, कन्नड़ बोलते हैं, और कन्नड़ भाषा कहाँ की है, कर्नाटक की है, लेकिन आता है केरल के क्षेत्र में, ये भी विवाद का हिस्सा। मानगढ़ हिल में गुजरात और राजस्थान में विवाद है, मानगढ़ हिल कहाँ की होगी, गुजरात की होगी या राजस्थान की। तो ये कुछ विवाद भारत में जो स्टेट रिकॉग्निशन कमीशन के द्वारा ये सब सुझाए गए कि इतने विवाद जो है भारत में समय चल रहे हैं। कौन कौन से, लद्दाख हिमाचल में चल रहा है, हरियाणा हिमाचल में चल रहा है, कर्नाटक महाराष्ट्र में, असम मेघालय, असम मिजोरम, असम अरुणाचल, असम नागालैंड, ये हमारे जो है कुछ चल रहे हैं ऑनगोइंग डिस्प्यूट एज पर होम मिनिस्ट्री रिप्लाई टू लोकसभा। ये भैया होम मिनिस्ट्री का डाटा है जिसने लोकसभा में प्रस्तुत किया कि ये विवाद वर्तमान समय में बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहे हैं अंतर्राज्यीय, ठीक है। अब अगर बात किया जाए वे कौन से कारण है जिसके कारण अंतर्राज्यीय सीमा विवादों की उत्पत्ति और प्रसार हुआ, क्या कारण हो सकते हैं। पहला तो भैया प्रशासनिक सुविधा या वाणिज्यिक हितों के आधार पर सीमाओं के निर्धारण एवं पुनर्निर्धारण की ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति वर्तमान में पूर्वोत्तर जैसे क्षेत्रों में दावों और प्रतिदावों का मुख्य कारण रही है। यानी जो ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां थी ये बदलती रहती थी। अब ये बदलती रहती थी तो कभी इन्होंने इंटरप्रिटेट कर दिया भैया किसी क्षेत्र को कि वो असम के अंदर आता है, कभी इन्होंने दिखा दिया कि ये भैया मेघालय का हिस्सा है,
ठीक है। अब ये जब ये वाले हिस्से की जब बात होगी तो असम वाले कहेंगे हमारा, मेघालय वाले कहेंगे हमारा। तो ये पहला कारण क्या हो गया, ये विवाद की उत्पत्ति का ब्रिटिश औपनिवेशिक नीतियां, ठीक है। उन्होंने प्रशासनिक सुविधा के लिए और अपने वाणिज्यिक हितों के लिए, पैसा कमाने के लिए सीमाओं को बार बार बदला, और सीमाओं को बदलने के कारण जो नॉर्थ ईस्ट वाला क्षेत्र है वहां पर क्या हुआ, ब्रिटिश औपनिवेशिक नीति के कारण वहां पर आज भी सीमा विवाद बना हुआ है। कोई दावा करता है, प्रतिदावा करता है किसी के क्षेत्र में आ रहा, तो वो कहेगा नहीं हमारे क्षेत्र में है, ठीक है। सीमा विवादों पर सिफारिशों के क्रियान्वयन का अभाव। अब मान लो सीमा विवाद स्टार्ट हुआ, अब स्टार्ट हुआ उसके बाद उसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। सिर्फ शिकायतों का निपटान अगर शीघ्र हो जाए तो सीमा विवाद आसानी से सुलझ जाए। उदाहरण के लिए अगर बात किया जाए कि नागालैंड ने असम के साथ अपने विवाद पर, जैसे मान लो क्या हुआ, सीमा विवाद पर सिफारिशों के क्रियान्वयन का अभाव। यहां पर देखो कोई भी सिफारिश दी जाएगी, अब सिफारिश दी गई, मान लो कोई आयोग बना, कमेटी बनी, कमेटी ने क्या किया, सिफारिश दी। अभी सिफारिश पे कुछ काम ही नहीं होगा, सिर्फ सिफारिश पड़ी रहेगी तो कैसे काम चलेगा। जैसे नागालैंड ने असम के साथ अपने विवाद में क्या हुआ था भैया, सुंदरम आयोग एक बनाया गया था। क्या बनाया गया था, सुंदरम आयोग। पूछा जाए सुंदरम आयोग किससे संबंधित है तो क्या बताएंगे, नागालैंड और असम के साथ जो विवाद है आपस में, उनके लिए जो है बनाया गया था। अब भैया इसमें क्या हुआ, नागालैंड ने क्या कर दिया, सुंदरम आयोग की रिपोर्ट को कर दिया खारिज का, हम नहीं मानते इसको, ये बेकार है। इसी प्रकार मेघालय ने असम के साथ जो विवाद हुआ उसमें वी चंद्रचूड़ जो रिपोर्ट आई थी, एक समिति बनाई गई, जो पूर्व जस्टिस थे कौन, वी चंद्रचूड़, चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में एक बनाई गई क्या कमेटी, इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। अब भैया क्या किया, इसको भी किसने, मेघालय ने खारिज कर दिया, कह दिया हम नहीं मानते हैं। सीमा विवादों के समाधान में संवैधानिक विफलता भी हमको देखने को मिल जाती है। जैसे आर्टिकल 131C क्या कहता है, आर्टिकल 131C कहता है, 131 हमको क्या बताता है, पहली बात तो 131 है किसके लिए, सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार के लिए है 131 आर्टिकल, ठीक है। मूल क्षेत्राधिकार का मतलब क्या है, उस पर सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकता है, हाई कोर्ट उस पर सुनवाई नहीं करेगा। यानी अगर दो राज्यों के बीच का मामला, सीमा विवाद का मामला है, तो ये कैसा होगा, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। बात समझ में आई, ये आर्टिकल 131C कहता है, ठीक है। अच्छा, ये मूल क्षेत्राधिकार है, फिर भी या तो समस्या की समाधान की गति बहुत धीमी है, या तो इसमें राज्य ही सहयोग नहीं करते। जिन राज्यों के बीच में सीमा विवाद है वो दोनों राज्य सहयोग नहीं कर रहे, या तो भैया यहाँ पर क्या है, सुप्रीम कोर्ट की जो स्पीड है वही बहुत स्लो है समाधान करने की, इसलिए क्या होता है, खिंचते चले जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात किया जाए, जो असम और अरुणाचल प्रदेश का विवाद है, 1989 में सुप्रीम कोर्ट गया था। कब गया था, 1989 में। आज भैया देखो 11 साल में सन 2000 आया होगा, और उसके बाद 21 चल रहा, खत्म होने वाला है, यानी लगभग कितने साल हो गए, 32-33 साल हो गए। ये सीमा विवाद जो है वैसे बना हुआ है, इस पर कोई भी क्या हुआ, अभी चर्चा ही नहीं हो पाई, ठीक है, लंबित पड़ा है। असम और अरुणाचल का 1989 से, कब से, 1989 से लंबित पड़ा है। आगे बात करें, असम नागालैंड विवाद में किसी एक या दो राज्यों ने उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त आयोग की रिपोर्ट पर अपनी आपत्ति व्यक्त की, या उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त मध्यस्थों की रिपोर्ट को स्वीकार ही नहीं किया। असम नागालैंड विवाद हुआ, भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आयोग बनाएगा, कमीशन बनाएगा, कमीशन जांच करेगा, जांच के बाद अपनी क्या करेगा भैया, क्या देगा, सिफारिश देगा। अब सिफारिशों को जब मानने से मना ही कर दे राज्य तो कैसे काम चलेगा। इसी प्रकार आर्टिकल 263 की अगर हम लोग बात कर लें तो इसके लिए 263 में क्या है, 263 याद रखो भैया, आर्टिकल्स याद रखने हैं। अंतरराज्यीय परिषद है, इसमें इंटर स्टेटिक काउंसिल बनती है, किसके तहत, आर्टिकल 263 के तहत गठन किया जाता है। 263A के तहत यह परिषद राज्यों के मध्य विवादों की जांच करने हेतु परामर्श देने हेतु पर्याप्त रूप से सक्षम है। अंतरराज्यीय परिषद को 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिशों के पश्चात ही गठित किया गया था। 1990 में गठित किया जाना स्टार्ट किया गया, किसकी सिफारिश पर, सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग जो है अंतरराज्यीय परिषद के लिए जिम्मेदार है, याद रखना, सिफारिश की थी सरकारी आयोग ने किसके लिए, इंटर स्टेटिक काउंसिल को बनाने के लिए। 1990 में बनी थी सरकारी आयोग, याद रखना, आर्टिकल 263 के तहत जो है बनाई जाती है इंटर स्टेटिक काउंसिल, ठीक है। लेकिन ये भी क्या होती है भैया, जांच करती, रिपोर्ट देती, लेकिन बात ही लोग नहीं मानते। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत गठित क्षेत्रीय परिषदों तथा उत्तर पूर्वी परिषद 1971 के तहत पूर्वोत्तर परिषद ने भी आसान रूप कार्य ही नहीं किया। जो 1956 में हमारा राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया था, जिसने 14 राज्य 6 केंद्रशासित प्रदेश बांटे, इसने बंटवारा सही से नहीं किया, सीमा विवाद छूट गए। 1971 में नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने बांटने का काम किया। नॉर्थ ईस्ट को बांटने के लिए क्या किया, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल बनाई भैया 1971 में, उसने भी सही से आसान रूप काम नहीं किया। अंतरराज्य परिषद के तहत क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें कम हुई, जिनके कारण मुद्दों से संबंधित जो है चर्चा ही नहीं हो पाई सही से।
केंद्र सरकार के हस्तक्षेप करने की शक्ति सीमित है। अब केंद्र सरकार बहुत ज़्यादा इसमें इंटरफेयर करेगा नहीं। यह केवल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सहयोग की इच्छा व्यक्त किए जाने के बाद ही विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान है तो सूत्रधार के रूप में कार्य कर सकता है। ऐसे सेंटर जो है क्या करेगा, इंटरफेयर कर नहीं पाएगा जब तक कि दोनों राज्य सहमत ना हो, और ऐसा बड़ा मुश्किल होता है कि दोनों राज्य केंद्र के साथ सहमति बनाए। ठीक है, बात समझो। ठीक है, केंद्र सरकार के हस्तक्षेप करने की शक्ति सीमित है। यह केवल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा सहयोग की इच्छा पर ही हो सकता है। ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है। इसका उद्देश्य आपसी सामंजस्य और समझ की भावना को जीवित रखना है। ठीक है, अंतरराज्यीय विवादों का उपयोग वोट बैंक की राजनीति है राजनीतिक अवसरवाद के रूप में किया जाता है। जो भैया सीमा विवाद है, अब सीमा विवाद को बना देते हैं क्या, चुनाव का मुद्दा बना देते हैं। इसीलिए कोई भी जो है सरकार इसको खत्म नहीं करना चाहती, क्योंकि ये चुनावी मुद्दा बना रहता है। ठीक है, इसके अलावा अन्य कारण, बाहरी लोगों के प्रवास से स्वदेशी लोगों को भय धारण होता है। संसाधन भूमि के राज्यों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा रहती है। भूभाग या भौगोलिक विशेषताओं जैसे वन, नदियां आदि सीमाओं की उचित पहचान करने के लिए चिन्हित करने में जटिलताएं हो जाती है। ठीक है, अंतर्राज्यीय सीमा विवादों के परिणाम क्या होते हैं। सामाजिक क्या होगा, सामाजिक रूप से क्या परिणाम हो सकता है, राज्यों के बीच में हिंसा की भावना पैदा हो सकती है। उदाहरण के लिए हाल ही में 5 पुलिसकर्मियों की मौत के पश्चात असम मिजोरम विवाद हिंसक संघर्ष में परिवर्तित हो गया था। असम और मिजोरम में विवाद हुआ, 5 भैया क्या हुआ, पुलिस वाले मारे गए। इसके बाद भैया हिंसक संघर्ष पैदा हो गया वहां पर। समाज के सामाजिक ताने बाने में हुई क्षत क्षेत्र में सामाजिक सद्भाव के लिए खतरा पैदा रहता है। जब आपस में भैया क्या सद्भाव ही नहीं है, दो राज्य आपस में सहयोग ही नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहां पर सामाजिक प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी, वहां पर क्या रहेगा, सद्भाव बनेगा नहीं। ठीक है, आर्थिक क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस तो होगा ही होगा। विवादित के कारण क्या होता है, ग्रोथ और डेवलपमेंट का अभाव रहेगा। देखो आपस में दो राज्य लड़ते रहेंगे जब, तो क्या करेंगे, आपस में व्यापार सही नहीं कर पाएंगे। व्यापार नहीं होगा तो भैया क्या होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट खारिज हो जाएगा। विवादित सीमाओं पर अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती होती है। अब भैया अतिरिक्त सुरक्षा तैनाती के कारण क्या होगा, भैया खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। राजनीतिक क्या नुकसान होते हैं, राज्यों के बीच विश्वास की कमी आती है। नदी जल, लोगों के प्रवास, अंतर्राज्यीय विवाद, इन सब में क्या होता है, बहुत समस्याएं पैदा हो जाती है। चेन रिएक्शन के तरीके, श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया के रूप में काम करने लगता है। मान लो एक राज्य की दूसरे राज्य से सीमा विवाद है, अब सीमा विवाद के कारण नदी जल विवाद वो बना लेंगे अपना। नदी जल विवाद होगा, लोग एक जगह दूसरी जगह जो है प्रवास करने नहीं देंगे, उसमें समस्या हो जाएगी। यानी क्या होगा, लोगों के दिल में बैठ जाता है कि भैया ये अपना जो है मित्र नहीं, क्योंकि ये सीमा विवाद है। अब पड़ोसी घर से लड़ाई हो जाती है, सिर्फ खेत की लड़ाई होती है, लेकिन वो लड़ाई घर तक पहुंचती है ना, हालांकि उनका व्यवहार कोई खत्म हो जाता पूरे तरीके से, बातचीत सारी चीजें बंद हो जाती हैं। तो इससे क्या होगा, इकोनॉमिक लॉस भी होगा, पॉलिटिकल लॉस भी होगा। अलगाववादी प्रवृत्तियां इससे पैदा हो जाती हैं, कई सारे जो है अलगाववादी से निकल आते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए एक शत्रु पड़ोसियों सहित भारत के दुश्मनों के साथ समूहों के संगम कारण बन सकता है। अब मान लो नागालैंड का असम से नहीं बन रहा है, भारत सरकार अगर असम का सपोर्ट कर दे तो नागालैंड पता लगे म्यांमार का सपोर्ट लेने लगे, बांग्लादेश का सपोर्ट लेने लगे। ठीक है, तो ये भी समस्या, वहाँ के अलगाववादी पड़ोसी देश की सहायता मांगने लगेंगे, तो ये समस्या पैदा हो जाएगी भारत के लिए, ये तो आंतरिक खतरा हो जाएगा। आगे की राह हमको करना क्या है, भूमि सर्वेक्षण के लिए भारतीय सर्वेक्षण तथा अन्य तटस्थ एजेंसियों के साथ कार्य करने के लिए राज्य समितियों का गठन किया जाए। पहली बात क्या होगा, राज्य समितियां बनाई जाएं। ठीक है, यानी स्टेट कमेटीज बनाई जाएं। सीमाओं के इस सीमांकन में स्थानीय समुदायों को भी शामिल किया जाए, जो समुदाय वहां पर हैं उनको भी शामिल किया जाए। पुलिस कर्मियों की सीमित उपलब्धता के सतर्कता हेतु यूएवी और सैटेलाइट इमेजरी तकनीक का उपयोग कर विवादित क्षेत्रों में शांति व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब भाई वहाँ पर क्या हो, मतलब हम लोग क्या करें, सैटेलाइट इमेजरी का यूज करके हम लोग वहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। सीमा पर नो मैंस लैंड बनाकर दोनों तरफ के अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए। मान लो जो प्रॉब्लम वाला क्षेत्र है वहाँ से अतिक्रमण हटा दो, वहाँ पर नो मैंस लैंड बना दो, कोई ना रहे वहाँ पर। ठीक है, बिना किसी ठोस हानि के ये आराम से काम हो जाएगा। यह कदम विवाद के उत्तरदायी आर्थिक और सामाजिक हितों को कम करता है, साथ ही इस क्षेत्रीय विवाद के बिना किसी ठोस हानि के समाधान तैयार करने की सहायता मिलती है। राज्यों के बीच हितों के सामंजस्य हेतु अंतर्राज्यीय परिषदों और क्षेत्रीय परिषदों की लगातार बैठकें आयोजित करवाओ। अब भैया दोनों तरफ के लोगों को बैठा के बात करवाओगे तभी तो कोई निष्कर्ष निकलेगा, बिना बात के कोई समाधान पॉसिबल ही नहीं है। सीमा विवाद संबंधित मामलों का समयबद्ध समाधान करना है हमको। टाइम बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये जब चले आते हैं 30-30, 40-40 साल तक कोई मुद्दा चला आता है, फिर वो शांत नहीं होता है, फिर वो पॉलिटिकल रूप धारण कर लेता है, लोग उसको चुनाव में यूज करने लगते हैं, बस यही काम उसका रह जाता है। सीमा विवाद संबंधित मामलों का समयबद्ध समाधान करना, न्यायालय की निगरानी में गठित आयोगों, मध्यस्थों और न्यायाधिकरणों के आदेशों पर सिफारिश को लागू करना और तंत्र विकसित किया जाना चाहिए। यही हमारा क्या है, मेजर एस्पेक्ट है।
उदाहरण के लिए अगर बात करें, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद की सुनवाई करने और समाधान तक पहुंचने हेतु पुराने विधिक दस्तावेजों जैसे असम मिजोरम विवाद में व्याख्या करने के लिए ट्राइब्यूनल अधिकरणों की स्थापना की जा सकती है। अब ट्राइब्यूनल हम लोग बना सकते हैं, ठीक है, अधिकरण बता सकते हैं। अदालत जितनी पावर इनके अंदर रहेगी और बहुत ज़्यादा अदालत के जैसा समय भी नहीं लेंगे, असम मिजोरम में जैसे किया गया। केंद्र सरकार द्वारा सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना के आधार पर राज्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए मध्यस्थता पर सहमति का निर्माण करने अथवा समितियों एवं संयुक्त प्रशासन द्वारा प्रदत्त सिफारिशों को लागू करने के लिए अनुकूल परिवेश का निर्माण करना होगा। केंद्र सरकार क्या करे भैया, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दे, सपोर्ट करे। दोनों राज्यों का जब सपोर्ट करेगी तभी तो क्या होगा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आएगा, सहकारी संघवाद आएगा, यानी सामंजस्य बना के मध्यस्थता करे तो आराम से जो है काम निपट सकता है। राजनीतिक प्रयास क्या करेगा, हालांकि यह एक तदर्थ उपाय है। किसी भी राष्ट्रीय दल अपने दल के प्रशासन सदस्यों का उपयोग राजनीतिक समझ विकसित करने हेतु कर सकता है। इससे सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नकारात्मक परिणामों से बचने में सहायता मिल सकती है, ताकि लोगों की मानसिक सीमाओं और संकीर्णता को दूर कर इन सीमाओं को केवल भूमि की तरह सीमित किया जा सके। अच्छा, मेन लड़ाई जमीन की रहती है। अगर सीमा विवाद है तो मेन लड़ाई जमीन की रहेगी, लेकिन वो हमारा क्या होगा, मानसिक तौर पर बहुत बड़ी लड़ाई हमारे लिए बन जाती है। हालांकि वहाँ पर जैसे जो यहाँ मान लो ये नागालैंड है, ये असम है, यहाँ जो आदमी निवास कर रहा है, यहाँ आदमी जो निवास कर रहा है, उसको इस क्षेत्र में ना जाके रहना है, ना कोई उसका काम है, ना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन कभी भी इनके बीच में आपसी सामंजस्य नहीं बन पाएगा, क्योंकि ये क्या, जमीन की लड़ाई से बड़ी क्या, हम लोग जमीन को बना लेते हैं इज्जत की लड़ाई। इज्जत की लड़ाई बन जाती है जब तो समस्या पैदा होने लगती है, क्योंकि ये थी तो ये क्या है, तो दोनों देश के ही मामले। जब ये इंटर कंट्री हो, इंटर स्टेट हो है तब कोई समस्या नहीं है। अगर भैया ये क्या होता है, इंटरनेशनल होता तब समस्या होती। इंटर स्टेट में हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ, आपसी सामंजस्य बनाकर जो विवादित क्षेत्र है उस पर हम लोग संतुलन निकाल सकते हैं, और उसको जमीन के तरीके से हम लोग देखेंगे, ना कि क्या अपनी इज्जत और मतलब इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, वो सिर्फ आर्थिक क्षेत्र के रूप में उसको काउंट किया जाए, जमीन के रूप में काउंट किया जाए। ठीक है, मानसिक सीमाओं से दूर रखा जाए उसको। ठीक है, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो पॉलिटी का इशू था वो कवर हो गया। नेक्स्ट हमारा इशू है हमारी 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल के बारे में, जो हमारी क्या है, सेकेंड हमारी जो है ये पॉलिटी का हमारा सेकेंड फेज होगा, जो हमारा क्या है, ये हमारा बहुत डिटेल्ड है, बहुत मजा आएगा इसको पढ़ने में। नेक्स्ट क्लास में जो है इसको हम लोग कवर करेंगे।